हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में जो है मैंने क्लोरोफॉर्म को डिस्कस किया था। क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन के बहुत सारे मेथड्स हम लोगों ने देखा था, तो इसके बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी थे। आज हम लोग अगला पॉलीहेलोजन कंपाउंड देखेंगे, आयोडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म में यहाँ क्लोरीन होता था ना, आयोडोफॉर्म में इस बार आयोडीन है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3। इसका आईपीएसी नेम की बात करें तो ट्राई आयोडोमीथेन। प्रिपरेशन की बात करते हैं कि आयोडोफॉर्म को बनाया कैसे जाता है। तो जैसे क्लोरोफॉर्म को हम लोगों ने बनाया था इथेनॉल और एसीटोन से, उसी प्रकार से आयोडोफॉर्म को भी बनाया जाता है इथेनॉल और एसीटोन से। वहां रिएजेंट हम लोग ब्लीचिंग पाउडर ले रहे थे, इस बार रिएजेंट लिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन। बहुत सारे स्टेप्स हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एक्वस सॉल्यूशन, उसमें आयोडीन मिलाओगे तो रिएक्शन होकर के ऐसा सोडियम हाइपोआयोडाइड बनेगा, सोडियम आयोडाइड, और यहां से H2O। अभी जो सोडियम हाइपोआयोडाइड है ना, यही समझो एक प्रकार का मेन रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। कैसे काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, इसको हम लोग देखते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो इथेनॉल हम लोग लेते हैं, इस इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा सोडियम हाइपोआयोडाइड। सोडियम हाइपोआयोडाइड जो है इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देगा इथेनॉल में। कैसे रिएक्शन को देखो, यहाँ यदि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का -2, तो आयोडीन का आ जाएगा +1। इसमें देखो आयोडीन का यहाँ है -1, तो आयोडीन का यदि देखोगे तो +1 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है रिडक्शन, ऐसा। और यदि इस कार्बन को देखोगे इस तरह से, तो देखो इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा ऑक्सीडेशन। अब चूंकि सोडियम हाइपोआयोडाइड का रिडक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली यह काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऐसा। तो इस रिएक्शन में जो सोडियम हाइपोआयोडाइड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कैसे किया, तो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर दिया इथेनॉल में और अपने रिड्यूस कर दिया आयोडाइड आयन में। यहाँ आयोडाइड आयन है, IODITE, और यहाँ आयोडाइड हो गया ना, ऐसा। ये हुआ सोडियम आयोडाइड इस तरह से। इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर दिया, इसलिए इसका रिडक्शन, और इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अब जो अपने रिड्यूस हो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगला स्टेप में क्या होगा कि यही सोडियम हाइपोआयोडाइड जो है काम करेगा, जैसे क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम कर रहा था, ये काम करेगा आयोडीनेटिंग एजेंट का। मतलब इस बार ये आयोडीन सप्लाई करेगा। ये 3 आयोडीन जो है अल्फा कार्बन में जो 3 हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करेगा, और ये ट्राई आयोडोइथेनॉल या इसी को आयोडल। याद करो, यहाँ क्लोरीन रहता था जिसको लोग क्लोरल बोलते थे, आयोडीन है जिसको बोलेंगे आयोडल, और 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर। फाइनली यह जो आयोडल है इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे NaOH के साथ, तो NaOH का हाइड्रोजन इतना के साथ कंबाइन करके इस CH3 मतलब आयोडोफॉर्म बन जाएगा, और साथ में इतना अलग हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। ओवरऑल सब रिएक्शन के सारे स्टेप्स को यदि ऐड करोगे तो इथेनॉल 4 मोल आयोडीन चाहिए, 6 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो रिएक्शन होकर के ऐसा आयोडोफॉर्म बनता है सोडियम फॉर्मेट। 5 मोल सोडियम आयोडाइड और 5 मोल H2O एलिमिनेट होता है। तो ये जो है सो ओवरऑल रिएक्शन है, और ये सब एक प्रकार से इसका मैकेनिज्म हुआ। तो ऐसे 1 2 3 4 स्टेप्स में रिएक्शन होता है। सबसे पहले क्या बताया मैंने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में आयोडीन को डिसॉल्व करोगे तो सोडियम हाइपोआयोडाइड बनेगा। यही सोडियम हाइपोआयोडाइड मेन रिएजेंट है रिएक्शन का, जो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज आयोडीनेटिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कैसे किया, तो अपने रिड्यूस कर दिया +1 से -1 में, और इस इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर दिया इथेनॉल में। तो खुद रिड्यूस होकर के दूसरे को ऑक्सीडाइज करना कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फिर यही सोडियम हाइपोआयोडाइड आयोडीन ट्रांसफर किया, इसके अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके तो बना आयोडल। और फाइनली इस आयोडल का हम लोग हाइड्रोलाइसिस किए सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही, तो आयोडोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट। ओवरऑल रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है। अब हम लोग इसमें देखते हैं सेकेंड। तो सेकेंड अब एसीटोन से सिमिलर प्रोसेस है, जैसा इथेनॉल से हम लोगों ने बनाया वैसा ही एसीटोन से भी बनता है। तो पहला स्टेप सेम है,
कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन में यदि आयोडीन मिलाओगे तो सोडियम हाइपोआयोडाइड, फिर सोडियम आयोडाइड और H2O। अब यही जो है यहाँ चूंकि देखो इसमें ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, कीटोन जो है ना मतलब एसीटोन वो ऑलरेडी अल्कोहल का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है, खास करके ऐसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग के लिए वीक है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, तो यहाँ डायरेक्ट जो है समझो यह काम करेगा आयोडीनेटिंग एजेंट का। आयोडीनेटिंग एजेंट का मतलब आयोडीन सप्लाई करेगा इस अल्फा कार्बन में, तो दो अल्फा कार्बन है, दोनों में से किसी एक में तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। इस जगह पे हमने इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है आयोडीन से, फिर ट्राइआयोडोएसीटोन का फॉर्मेशन हुआ और फाइनली फिर इस ट्राइआयोडोएसीटोन का हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो देखो इतना ही बन गया आयोडोफॉर्म और साथ में जो है जो सोडियम एसीटेट बाहर। ओवरऑल रिएक्शन यहाँ भी लिखा हुआ है, एसीटोन का 1 मोल है, आयोडीन का 3 मोल, 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, तो रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म बना, सोडियम एसीटेट बना और फिर सोडियम आयोडाइड H2O। अब रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्यों, सो देखो कि यहाँ जो आयोडोफॉर्म बनता है ना वो येलो प्रेसिपिटेट होता है। इसके पहले जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म बनाया तो क्लोरोफॉर्म तो एक लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ जो आयोडोफॉर्म बना है या येलो कलर का सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट मतलब एक प्रकार से सॉलिड सब्सटेंस समझो, इसीलिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है कुछ स्पेसिफिक ग्रुप को पहचानने के लिए। तो किस टाइप के ग्रुप को पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऐसा ग्रुप हो CH3CO ग्रुप या फिर इस तरह का ग्रुप हो CH3CHOH ग्रुप ऐसा। तो यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस टाइप का ग्रुप है, दोनों में से कोई भी एक ग्रुप, तो इस ग्रुप को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट एक्चुअली इसमें होता है क्या, सो देखो अभी दो सब्सटेंस हम लोगों ने लिया, यहाँ एसीटोन, तो देखो एसीटोन में CH3CO है, ये वाला पोर्शन आ गया। एक लिए थे इथेनॉल, तो इथेनॉल मतलब ऐसा CH3CH2OH, CH2 को ऐसा लिख दो CH3CH और H को लग दिखाओ, तो देखो CH3CHOH ये वाला पोर्शन आ गया। तो ये दोनों ग्रुप को पहचानने के लिए कैसे पहचानेंगे आप, सो देखो जैसे मान लो तो कोई बीकर में केमिकल दिया हुआ आइदर इथेनॉल या एसीटोन, दोनों जो है कलरलेस लिक्विड है, देखने से पता नहीं चलेगा कि वह किस प्रकार का अल्कोहल है या किस प्रकार का कीटोन है। अब पहचानना है कि उस कीटोन में ऐसा या अल्कोहल में इस टाइप का ग्रुप है या नहीं, तो क्या करेंगे कि उसमें जो है सो तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन का सॉल्यूशन मिला करके हीट करो। हीट करवाओगे तो इस सारा रिएक्शन होगा और थोड़ा देर के बाद देखोगे कि बीकर का बॉटम में जो है ना पीला कलर का सब्सटेंस नीचे बैठने लगेगा, प्रेसिपिटेट करने लगेगा। तो यदि वह पीला कलर का सब्सटेंस प्रेसिपिटेट किया तो समझो कि आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि वह जो पीला प्रेसिपिटेट है वो आयोडोफॉर्म का है और यह पीला प्रेसिपिटेट आ गया, इसका मतलब कि सारा रिएक्शन हो गया उस सब्सटेंस में, या तो ये ग्रुप है या फिर ये वाला ग्रुप है। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, रीजन कि यदि आप ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाल करके उसमें हीट करोगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, लेकिन क्लोरोफॉर्म तो ऑलरेडी कलरलेस लिक्विड है, तो पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेस्ट के लिए जो ना हम लोग उस टाइप का रिएक्शन करते हैं जो फिजिबल हो, देखने से पता चल जाए। तो यहाँ देखो पहला की प्रेसिपिटेट बना, दूसरा येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है जो कि आंख से आसानी से विजिबल है, लेकिन क्लोरोफॉर्म में जो क्लोरोफॉर्म बन रहा था वो तो कलरलेस लिक्विड था, तो उस केस में पता नहीं चल पाएगा कि वह रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नोट्स लिखना आता है आयोडोफॉर्म टेस्ट पर कि आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट करने का मतलब आयोडोफॉर्म बनाना जो येलो प्रेसिपिटेट है और इस टाइप का रिएक्शन वही कंपाउंड देता है जिसमें या तो ये वाला ग्रुप हो या फिर ऐसा ग्रुप हो, इसलिए इस टाइप के कंपाउंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे देखो जैसे मान लो कि एग्जाम में अंतर पूछेगा कि एसिटल्डिहाइड CH3COH और फॉर्मल्डिहाइड, ऐसा ये दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि दोनों कलरलेस लिक्विड है तो अंतर मतलब यहाँ फार्मूला देकर नहीं बताना है किसमें CH3 है इसमें CH3 नहीं है। ये जब केमिकल दिया हुआ रहेगा आपके पास तो वहां आप कैसे पहचानोगे कि कौन फॉर्मल्डिहाइड है कौन एसिटल्डिहाइड है, वहां दोनों तो कलरलेस लिक्विड रहेगा। तो उस केस में क्या करना है, जैसे मान लो कि दो बर्तन में, एक बर्तन में एसिटल्डिहाइड है एक में फॉर्मल्डिहाइड है, दोनों में आप इस रिएजेंट को मिलाओ NaOH और I2 को, इसमें भी मिला दो, ये तो ऑलरेडी पहले से है, दोनों मिला करके दोनों को जो है सो हीट करो। अब हीट करने के बाद जिसके बॉटम में येलो कलर का प्रेसिपिटेट बैठा
वो समझो एसिटाल्डिहाइड है जिसमें प्रिसिपिटेट नहीं आया, वो समझो फॉर्मल्डिहाइड है। क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का अल्फा पोजीशन पे CH3 नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, और इसमें ऐसा ग्रुप है तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो इस तरह से हम लोग दोनों को रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि कौन एसिटाल्डिहाइड और कौन फॉर्मल्डिहाइड है आयोडोफॉर्म टेस्ट के बाद। वैसे ही मान लो अल्कोहल में दिया हुआ है, सपोज एक दिया हुआ है CH3CH2OH और एक दिया हुआ है CH3CH3CH3OH, ऐसा या समझो कि यहाँ इस तरह का मान, एक ही आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और एक ही टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल अभी मैंने क्या बताया कि अल्कोहल में कैसा ग्रुप होना चाहिए, इस तरह का CH3CHOH। तो CH3CHOH देखो यहाँ पे है, यहाँ तो ग्रुप नहीं है, CH3 है लेकिन इस कार्बन में जो हाइड्रोजन होना चाहिए था वो नहीं है। इसका मतलब यह कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा और ये वाला कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। सिंपली हम लोग लिख देंगे कि these two compounds can be distinguished by iodoform test और लास्ट में रिएक्शन लिख करके दिखा देंगे, इसका रिएक्शन होगा इसका रिएक्शन नहीं होगा तो लिख देंगे नो रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आयोडोफॉर्म टेस्ट जो आगे आपको अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ना होगा, अल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ना होगा। तो यही मैंने इसको डिटेल कर दिया है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन भी इससे दिया हुआ है, प्रिपरेशन वहां है कि प्रोपेनॉन से एसीटोन आयोडोफॉर्म कैसे बनाओगे, ये रिएक्शन प्रोपेनॉन से आयोडोफॉर्म, किसी रिएक्शन को लिख देना है प्रोपेनॉन, ये सब ये लिख दोगे फिर कंपाउंड बन जाएगा आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन। कुछ और मेथड्स इसका है जिसको आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने जो है आयोडोफॉर्म बनाने का दो मेथड बताया, इथेनॉल और एसीटोन से, दोनों लैबोरेटरी मेथड्स थे, मतलब लैब में आयोडोफॉर्म को वैसे ही बनाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, मतलब इंडस्ट्री वगैरह में आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इंडस्ट्री वगैरह में क्या होता है ना कि सॉल्यूशन जिसमें रहता है इथेनॉल, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम आयोडाइड, तो तीनों के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना है उससे। तो सबसे पहले क्या था देखो, पोटेशियम आयोडाइड समझो सॉल्ट है, आयोनाइज करेगा तो ये पोटेशियम आयन और आयोडाइड आयन देगा, आयोडाइड आयन एनायन हुआ, पोटेशियम आयन केटायन। अभी केटायन और एनायन का फॉर्मेशन जहां भी होना इलेक्ट्रोलाइसिस वहां हम लोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करने का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवा करके किसी भी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो उसमें दो टर्मिनल होगा, कैथोड और एनोड। कैथोड पे जाता है केटायन, देखो इसका केटायन नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि कैथोड पर जाता है, कैथोड का CAT और इसका CAT। उसी प्रकार से इसको एनायन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह एनोड पर जाता है, तो एनोड का AN उससे बन गया ये एनायन। कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने का मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन करने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो आयोडाइड आयन जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके आयोडीन बनाएगा और यही इलेक्ट्रॉन फिर पोटेशियम आयन गेन करके पोटेशियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पोटेशियम फिर वाटर से रिएक्शन करेगा। एक्वस सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं तो वाटर से रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक हाइड्रोजन गैस उससे लिबरेट होगा। तो यहाँ ये जो इसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किए ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से मेन पर्पस हम लोग का था इस आयोडीन को लेना, क्योंकि इसके पहले जो लैब में मैंने बताया उसमें आयोडीन डायरेक्टली हम लोग ले रहे थे, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। यहाँ आयोडीन नहीं है, उसके लिए हम लोग पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं और यह पोटेशियम आयोडाइड जो है सो इलेक्ट्रोलाइसिस करके देता है आयोडीन। और उसके बाद तो रिएक्शन सिमिलर है, उसके बाद सेम रिएक्शन जैसा वहां मैंने किया था कि इथेनॉल 4 मोल आयोडीन 3 मोल सोडियम कार्बोनेट। और देखो यहाँ सोडियम कार्बोनेट है, उस जगह पे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखे थे। दोनों में एक बात कॉमन है, कॉमन क्या है कि दोनों काम करता है बेस का। देखो दोनों जो है सो बेस है। अब लग रहा होगा कि इसमें OH है इसलिए बेस है, इसमें तो OH नहीं है तो ये बेस कैसे हो गया। तो इसका केटायन वाला पार्ट हटाओ ना, इसका केटायन वाला पार्ट हटाओगे तो OH माइनस बनाएगा, इसका केटायन वाला पार्ट हटाओगे तो एक कार्बोनेट आयन बनाएगा। तो दोनों में बात कॉमन है कि दोनों में नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों में नेगेटिव चार्ज इसका मतलब कि दोनों पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। और H+ आयन एक्सेप्टर कहलाता है बेस, H+ आयन डोनर कहलाता है एसिड। इसके अनुसार तो ब्रॉन्स्टेड के अनुसार, पहले भी इसको बताया मैंने,
ब्रॉन्स्टेड के अनुसार H प्लस आयन डोनर एसिड और H प्लस आयन एक्सेप्टर बेस। तो इस रिएक्शन में यहाँ हम लोग सोडियम कार्बोनेट लिए और इसके पहले लैब मेथड में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहे थे। तो बस बेस का अंतर है कि वहाँ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड था और इस जगह पे बेस सोडियम कार्बोनेट है, बाकी फंक्शन जो है दोनों का सेम ही है। तो इस तरह से टोटल 3 मेथड जो है आइडोफॉर्म बनाने का, लैब मेथड में 2 इथेनॉल और एसीटोन से, और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किए सॉल्यूशन का जिसमें मिला हुआ था इथेनॉल, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम आयोडाइड। अब बात करें इसके प्रॉपर्टीज का, तो पहले मैंने बताया कि क्लोरोफॉर्म जैसे कलरलेस लिक्विड होता था ना, आइडोफॉर्म में ऐसा नहीं है। आइडोफॉर्म जो है येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड येलो कलर का, पंजेंट ऑर्डर मतलब खराब स्मेल होता है। सॉल्युबिलिटी वगैरह में कॉमन सा बात है कि इसमें हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, 3 आयोडीन भी आ गया, ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, तो वाटर में इसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगा, और वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है इसका मतलब कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसका सॉल्युबिलिटी अधिक होगा। अब बात करें इसके प्रॉपर्टीज की, तो जो प्रॉपर्टीज हमने बताया था क्लोरोफॉर्म में सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी है। रिएक्शन को वहां डिटेल भी किया था मैंने। जैसे सबसे पहले इसका हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद पोटेशियम फॉर्मेट, कैसे हाइड्रोलाइसिस होगा, तो आइडोफॉर्म CH3 3 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीनों आयोडीन को रिप्लेस करेगा। तो इस तरह से बन रहा था OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, एक कार्बन में 3 OH ग्रुप, इस टाइप का कंपाउंड हाईली अनस्टेबल ऑटोमेटिकली वाटर लूज कर देगा। देखो इसको यहाँ करो, इसको यहाँ भी, H2O यहाँ से बाहर, इस तरह का -H2 ये जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड ऐसा। याद तो इसका नाम ने क्या बताया था कि आइडोफॉर्म इसका नाम क्यों है, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस करने पर बनाता है फॉर्मिक एसिड और आयोडीन लगा हुआ है, इसलिए आइडोफॉर्म। अब ये जो फॉर्मिक एसिड बनाया ना, बताया कि स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो अब चूंकि यहाँ एसिड है, रिएक्शन करवा रहा है वो बेसिक मीडियम में, एसिड और बेस दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकता है। एसिड और बेस आपस में मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाएगा। इनफैक्ट हम लोग बोले कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना, वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप। तो उसी बर्तन में KOH है, उसी में फॉर्मिक एसिड बना, तो दोनों आपस में मिल जाएगा। फिर देखो फॉर्मिक एसिड प्लस KOH, बेस है तो OH देगा, एसिड है तो H देगा, तो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, O K प्लस H2O, दिस इज सॉल्ट एंड दिस वन वाटर, ऐसा। तो इस तरह से वो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। फिर बात करें हम लोग रिडक्शन, तो हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ रिडक्शन करते हैं रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हम लोग। तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ निकलेगा और एक आयोडीन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो एक आयोडीन यहाँ से निकलेगा, एक इस जगह पे बचा, तो हो गया डाइआयोडोमीथेन का फॉर्मेशन, और साथ ही साथ I2 जो है उसे यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अगला सिल्वर पाउडर, इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट भी बताया था मैंने कि सिल्वर पाउडर के साथ डीहैलोजिनेशन, क्लोरोफॉर्म लोगे तो वहां डीक्लोरिनेशन होगा, मतलब क्लोरीन बाहर होगा, और यदि आइडोफॉर्म लोगे तो आयोडीन बाहर होगा। इसमें किस तरह का रिएक्शन बताया था, ऐसा था आइडोफॉर्म CI, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, प्लस 6 मोल सिल्वर, और फिर 1 मोल इधर और ले लो आइडोफॉर्म, देखो ऐसा इस तरह से। तो सिंपली जो है यहाँ से बाहर हो जाएगा, इधर हीट करोगे तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgI, एसिटाइलिन का फॉर्मेशन। और लास्ट में जो है 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करोगे तो अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। यह भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में भी डिस्कस किया था मैंने। देखो ये 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन, अच्छा, प्लस आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म प्लस KOH, 3 KOH। कैसे रिएक्शन होता है, देखो इतना यहाँ से बाहर, इतना ही बाहर, तो क्या हो जाएगा RN और C, RNC अल्काइल आइसोसाइनाइड, प्लस 3 मोल HI, देखो 1 मोल यहाँ से, 1 मोल यहाँ से, 1 मोल यहाँ से, 3 मोल HI, और रिएक्शन मीडियम में लिए हो 3 मोल KOH।
अब यहाँ से भी देखो हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है ना सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन एसिड है, और KOH यहाँ बेस, तो E हुआ बेस और E हुआ एसिड, तो फिर से एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा सॉल्ट और वाटर। तो डायरेक्टली इसको हम कैसे लिखें 3Ki + 3H2, इस तरह से रिएक्शन हुआ आइसोसाइनाइड बनने का। तो ये सारे रिएक्शन जो है सिमिलर है, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में कोई भी रिएक्शन आता हो तो हम लोग ऐसे ही इसको बनाएंगे। अब आयोडोफॉर्म के यूजेज की बात करें तो आयोडोफॉर्म का एक बहुत बड़ा यूज है। सबसे पहला कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल तो हम लोग कर रहे हैं ग्रुप को पहचानने के लिए, और ये जो आयोडोफॉर्म कंपाउंड है ये काम करता है एंटीसेप्टिक का, मतलब घाव वगैरह हो जाता है ना तो उसको वॉश करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आयोडोफॉर्म को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आयोडीन लिबरेट करता है, और या आयोडीन जो है मेन काम करेगा एंटीसेप्टिक का। तो घाव वगैरह में डायरेक्टली भी अप्लाई किया जा सकता है आयोडोफॉर्म को, या फिर इसका सॉल्यूशन बना लो थोड़ा सा उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हो। तो आयोडोफॉर्म जो है एंटीसेप्टिक का काम करता है, फर्स्ट एड में भी लोग जनरली इसका इस्तेमाल करता है आयोडोफॉर्म का। इस तरह से क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म ये दो टॉपिक हम लोगों ने कवर अप किया। अगला हम लोग देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आयोडोफॉर्म के बाद जो है अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, या इसी को हम लोग टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहला कि मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं हम लोग, तो इसका चारों हाइड्रोजन एक एक करके रिप्लेस कर जाएगा 4 क्लोरीन के द्वारा, तो एक कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर होगा। फिर इसी को हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड से भी बना सकते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड का भी क्लोरीनेशन करोगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही फॉर्मेशन होता है। यहाँ कैटलिस्ट लेना पड़ता है AlCl3, मतलब लेविस एसिड कैटलिस्ट, साथ में यहाँ साइड प्रोडक्ट है सल्फर मोनोक्लोराइड, और भी छोटे छोटे एक दो मेथड्स हैं नोट्स में लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है एक कलरलेस लिक्विड है, और इसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। CCl4 नॉन पोलर है, प्योरली नॉन पोलर कंपाउंड है, बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन, नॉन इनफ्लेमेबल होता है, मतलब ज्वलनशील नहीं होता है, लेकिन पॉइजनस है, जहरीला होता है। अब बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शन में देखो कुछ कॉमन रिएक्शंस हमने लिख करके रखा है। सबसे पहले कि यदि इसका रिएक्शन स्टीम से करवाएं H2O, ऑब्वियसली 773 केल्विन टेंपरेचर लिया हुआ है, मतलब वाटर यहाँ स्टीम के फॉर्म में ही रहेगा, तो CCl4 का स्टीम के साथ ऑक्सीडेशन करके फॉस्जिन गैस बनता है, और साथ में जो है उस HCl जो है बाहर करता है। ऐसे इसको दिखा सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड H2O वाटर से इसका रिएक्शन इस तरह से, तो इतना जो है सो बाहर हो जाएगा, 2 HCl ऑक्सीजन कार्बन में जुड़ जाएगा, तो COCl2 फॉस्जिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे ही यदि CCl4 का रिडक्शन करें हम लोग आयरन और स्टीम के साथ, तो बताया कि आयरन वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करता है, वही हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे इसका रिडक्शन के लिए, तो एक हाइड्रोजन इसमें रिप्लेस करेगा क्लोरीन को, और प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, और वही हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर यहाँ हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन है CCl4 का KOH के साथ हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे भी क्लोरोफॉर्म में मैंने बताया था ना, वैसे ही होगा कि 4 Cl को रिप्लेस करेगा 4 OH। अभी कार्बन में 4 OH हाईली अनस्टेबल, ऑटोमेटिकली डिकम्पोज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और ये H2O। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये बेस में सॉल्युबल है, इसके साथ मिल करके पोटेशियम कार्बोनेट और H2O का फॉर्मेशन करेगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ रीमर-टीमैन रिएक्शन, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्लोरोफॉर्म में डिटेल से, रीमर-टीमैन रिएक्शन, उसमें फिनॉल का रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म से करवा रहे थे NaOH या KOH के प्रेजेंस में, तो वहां प्रोडक्ट बन रहा था सेलिसाइलर डिहाइड। देखो ऐसे था कि यदि आप फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवाते हो NaOH के प्रेजेंस में, मैकेनिक भी इसका मैंने डिस्कस किया था, तो फिनॉल याद लेते हैं ऐसा, तो यहाँ ऑर्थो पे CH4 ग्रुप जुड़ेगा, दिस इज सेलिसाइलर डिहाइड, सेलिसाइलर डिहाइड। लेकिन यदि क्लोरोफॉर्म के जगह आप इस्तेमाल करते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 का, तो यही CH4 जो है यहाँ COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट जो बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे सेलिसाइलिक एसिड,
सैलिसाइलिक एसिड जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका इस्तेमाल किया जाता है एस्पिरिन वगैरह बनाने में, जो कि एक मेडिसिन होता है फीवर वगैरह के लिए। आगे का चैप्टर में इस बात को देखेंगे। तो याद रखोगे कि जब फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवाओगे तो सैलिसाइलेट दिया है, लेकिन यदि क्लोरोफॉर्म की जगह आप CCl4 का इस्तेमाल करते हो तो प्रोडक्ट बनेगा सैलिसाइलिक एसिड। एक रिएक्शन इधर पे लिखा है कि यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिएक्शन बेंजीन से करवाओ तो वो क्या रिएक्शन दिया? वो 2 मोल बेंजीन दिया है, हाइड्रोजन अलग करके दिखाए हैं बेंजीन का, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, एक HCl इधर से एलिमिनेट हुआ, एक HCl इधर से एलिमिनेट होगा, तो क्या बनेगा आगे देखो। ऐसा बेंजीन CCl Cl इधर भी बेंजीन। फिर एक्चुअली यही मेन प्रोडक्ट नहीं है, इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं वाटर के साथ, 2 मोल ले लो, तो हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होगा कि OH रिप्लेस करेगा Cl को। देखो यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, और बताया मैंने कि एक कार्बन पर 2 OH पॉसिबल नहीं है कि H2 एलिमिनेट हो जाएगा, H और OH, तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ भी आ जाएगा बेंजीन, मतलब फॉर्मेशन हो गया किसका? बेंजोफिनॉन का। ऐसा तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे कार्बन टेट्राक्लोराइड का, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये रीमर-टीमेन रिएक्शन कि फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे NaOH के प्रेजेंस में, तब क्या होगा। और उसके बाद का ये रिएक्शन बेंजोफिनॉन बनने वाला कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को यदि बेंजीन से डायरेक्टली हीट किया जाए तो पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो प्रोडक्ट बनेगा बेंजोफिनॉन। अब हम लोग बात करेंगे इसके यूजेज का। तो देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं करता है, थर्मली थोड़ा स्टेबल है, इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, और ट्रेड नेम इसका होता है पाइरीन, मतलब मार्केट में इस नाम से अवेलेबल है CCl4। आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर देखोगे आप जो लगा हुआ रहता है कहीं कहीं, उसमें मिला हुआ रहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये इसका इंपॉर्टेंट यूज है। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है, प्योरली नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। CCl4 जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो CCl4 एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड है और सिमेट्रिकल है, और जितना भी सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल कंपाउंड होते हैं ना सभी के सभी जो है नॉन पोलर होते हैं, डायपोल मोमेंट सबका कितना हो जाएगा? 0। तो एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसका ट्रेड नेम पाइरीन है। और साथ ही साथ जो है CCl4 का इस्तेमाल जो है और भी मेडिसिन्स वगैरह बनाने में किया जाता है, और इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फ्रियोन्स बनाने में। अब ये फ्रियोन्स क्या होते हैं यही हम लोग का जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसको अगला क्लास में जो है डिस्कस किया जाएगा। तब तक आप लोग ये तीनों टॉपिक को करो, आइडोफॉर्म पूरा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म तो ऑलरेडी मैंने पहले बताया ही है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे फ्रियोन्स के बारे में। धन्यवाद।